हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हम 11th क्लास के एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का डिस्कशन कर रहे हैं। और इससे प्रीवियस सेशन में हमने चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट किया था और उसमें हमने बेसिकली जो वेरियस टाइप के लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, चाहे वो नदी द्वारा हो या फिर ग्लेशियर द्वारा बनते हो या पवन द्वारा मरुस्थलों में बनते हो या कोस्टल टोपोग्राफी में अपरदन और निक्षेपण जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कशन किया था। तो आज हम जो हमारी जो नेक्स्ट इकाई है, जो इकाई नंबर 4 है, उसमें बेसिकली क्लाइमेट के बारे में पोर्शन इंक्लूड है। और इसमें बेसिकली जो सब टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल वायुमंडल के बारे में है पहला टॉपिक। ठीक है, इसमें वायुमंडल का संगठन और संरचना क्या है, यानी जो वायुमंडल का कॉम्पोजिशन क्या है, यानी कौन कौन सी गैसों से मिलकर बना है, और स्ट्रक्चर क्या है, किस टाइप की लहरें पाई जाती है, कौन सी लहर पहले आती है, कौन सी बाद में आती है। उसी प्रकार से जो वेदर और जो क्लाइमेट के एलिमेंट है, यानी जो मौसम है और जलवायु के जो तत्व हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, उसी प्रकार से जो हाई प्रेशर लो प्रेशर हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में एक बार बेसिक देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है, बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस एक सेशन में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद में हम जो नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन होगा वो सूर्य ताप यानी जो इंसोलेशन से संबंधित होगा। फिर हमारा वायुदाब, और जो वायुदाब पेटियां हैं, पवने हैं, उनके द्वारा जो पैटर्न बनते हैं उनके बारे में देखेंगे। फिर वर्षण यानी जो प्रिसिपिटेशन है उसके बारे में देखेंगे, कितने प्रकार की होती है और उनका वर्ल्ड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फिर नेक्स्ट हम वैश्व जलवायु के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ेंगे, जो ग्रीन हाउस इम्पैक्ट है उसके बारे में। और फिर जो ग्लोबल वार्मिंग है और जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज है वो क्या है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 8 है और वायुमंडल का संगठन है और संरचना। हमारी जो यूनिट नंबर 4 है उसका पहला पॉइंट है। तो अब इसमें शुरू में कुछ बेसिक चीज़ें दे रखी है जो अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल वायुमंडल और संगठन है। ठीक है, तो और संरचना है, तो इसमें वायुमंडल क्या होता है, इसकी संरचना क्या है, संगठन क्या है, कैसे बनता है, किससे प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसके बारे में कि कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है, यानी वायु के बिना कोई नहीं रह सकता, यानी ऑक्सीजन के बिना कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग जो दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं, कई बार पानी पीते हैं, सांस प्रति एक सेकंड लेते हैं। ठीक है, यानी जो बेसिक जो क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट है ह्यूमन की। ठीक है, उसी प्रकार से जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। और मनुष्य कुछ जीव बिना भोजन और पानी के लिए कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन जो सांस है, यानी जो हमारी जो ऑक्सीजन लेने की जो प्रोसेस है, उसमें हम 1 सेकंड भी या 1 सेकंड 2 सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। उसी प्रकार से कुछ मिनट तक ही जीवन संभव रहेगा, मतलब यदि सांस लेना बंद कर दें तो यानी कुछ मिनट तक भी जीवित रहना संभव नहीं होगा। यही कारण है कि वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, यानी वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है और ये एक्चुअली में इसका फॉर्मिंग फैक्टर क्या है। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है और पृथ्वी के ओर से ढके हुए हैं, यानी पृथ्वी की ओर पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए हैं। यानी जो गैसें पाई जाती है, जो गैसेज है वेरियस टाइप की, वो पृथ्वी को एक लेयर के रूप में, चादर के रूप में ढके हुए रखती है। इसमें मनुष्य और जंतुओं के बीच में आवश्यक गैसों जैसे ऑक्सीजन है, पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, यानी ह्यूमन ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, वहीं पे जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। उसी प्रकार से जो वायु है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न अंग है, यानी पृथ्वी के यदि द्रव्यमान की बात करें तो उसमें वायु का जो पोर्शन है उसको इंक्लूड करना जरूरी है। ठीक है, उसी प्रकार से जो टोटल 99% जो वायुमंडल का जो द्रव्यमान है वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। यानी हम अभी हम जिस सतह पर रहते हैं, इससे यदि हम एल्टीट्यूड वाइज यदि अंतरिक्ष में जाने की कोशिश करें तो मैक्सिमम जो 32 किलोमीटर की डिस्टेंस है, वहां तक जो वायुमंडल का 99% पोर्शन पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है, कभी फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट में। उसी प्रकार से जो वायु है वो रंगहीन है, गंधहीन है, यानी इसकी न तो कोई इसका कलर है, हमें दिखता नहीं है कलर। ठीक है, उसी प्रकार से गंधहीन है, यानी न कोई इसकी खुशबू है। उसी प्रकार से जब पवन की तरह बहती है तो हमें महसूस होती है, यानी जो हवा के झोंके आते हैं, ठीक है, उस पर हमें फील होता है कि कुछ पास से निकला है जो वायु है। ठीक है, गैसें हैं। अब इनका कॉम्पोजिशन है, एक बार इसको जो वेन डायग्राम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। तो जो सर्वाधिक जो गैस की क्वांटिटी है वायुमंडल में वो आपकी नाइट्रोजन है, जो 78.08% है टोटल वायुमंडल की गैस को, यदि 100% माने तो उसमें से। उसके उसके बाद में ये है 1 नंबर पे, ये आपकी है 2 नंबर पे। ऑक्सीजन है जो 20.95% है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर 98% प्लस जो वायुमंडल का गैस कॉम्पोजिशन है उसको बनाती है। उसी प्रकार से जो बाद में जो ट्रेसेबल गैसें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में जो आर्गन है वो तीसरे नंबर पर है, ठीक है। ऑर्गन गैस है वो 0.93% है, यानी लगभग 1% के आसपास है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट है नियोन है, एक्सोन है, ठीक है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी ये ट्रेसेबल है, यानी मतलब जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है ये लार्ज क्वांटिटी में पाई जाती है एज कम्पेयर टू अदर। अब उसी प्रकार से नेक्स्ट है वायुमंडल का संगठन। अभी हमने बेसिक चीज पढ़ी है कि ये एक यहाँ पे इस पूरे जो पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है, 99% पोर्शन है वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल का संगठन यानी कॉम्पोजिशन है। अब वायुमंडल गैसों से, जल वाष्प और धूल के कण से मिलकर बना है, यानी इसमें गैसें भी है, जल वाष्प यानी जो ह्यूमिडिटी है वो भी है, और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमें आंखों से दिखते हैं, कभी आंधी आती है तो वो होते हैं, और जब आंखों से नहीं दिखते हैं तो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जैसे पीएम जो 2.5 है, 10 है, इस टाइप के जो डस्ट पार्टिकल है वो रहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है, जैसे 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, यानी हम पृथ्वी की सतह से 120 किलोमीटर की हाइट पर जाते हैं तो ऑक्सीजन हमें वहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जो जल वाष्प है वो पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प है वो 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही पाए जाते हैं। तो हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो तीन लाइनें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली आपकी 99% 32 किलोमीटर, ऑक्सीजन 120 किलोमीटर, उसी प्रकार से जो कार्बन और जो जल वाष्प है वो 90 किलोमीटर, ठीक है। तो ये तीन चीजें, तीन लाइनें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी। उसी प्रकार से नेक्स्ट है जो गैसें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है वो मौसम विज्ञानियों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि ये सौर विकिरण के सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, यानी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उनके लिए ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, लेकिन पार्थिव विकिरणों के लिए अपारदर्शी है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो क्या करती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है उनके लिए तो ट्रांसपेरेंट होती है, यानी सूरज से जो किरणें आती है वो उसके लिए तो ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जैसे ये किरणें पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस बाहर वायुमंडल में जाना चाहती है तो उसके लिए ये पार्थिव विकिरणों के लिए जो टेरेस्ट्रियल जो वेव्स होती है उनके लिए ये अपारदर्शी है। ये सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है और इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है, यानी ये फॉर एग्जांपल एक बार यहाँ देख लेते हैं वापस। ये पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और ये पृथ्वी की सतह है। अब यहाँ से इनकमिंग सोलर रेडिएशन तो आ गई कार्बन डाइऑक्साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जब ये वापस इनकमिंग सोलर रेडिएशन पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी ना, तो ये पार्थिव विकिरण के रूप में जाती है। अब जैसे ही ये वापस जाएगी तो ये क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड इसको वापस पृथ्वी की सतह की तरफ भेजेगी, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ग्रीन हाउस जो इम्पैक्ट है उसके लिए उत्तरदायी है, रेस्पॉन्सिबल है। दूसरी गैस का आयतन स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है, यानी हम क्या करते हैं, जो जीवाश्म ईंधन जलाते हैं जैसे कोयला हो गया, इस टाइप के जो जीवाश्म ईंधन जलाते हैं उस वजह से इसने हवा के ताप को भी बढ़ा दिया है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है जो पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में पाया जाता है। ये एक फिल्टर की तरह कार्य करता है जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी जो किरणें होती है, यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उनको अवशोषित करके पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकता है। यानी एक तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा था कि जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसके लिए ट्रांसपेरेंट होता है, और आउटगोइंग सोलर रेडिएशन है जो टेरेस्टोरियल रेडिएशन है उनके लिए अपारदर्शी होता है। वहीं पर जो ओजोन गैस है, ठीक है, ओजोन लेयर है वो 10 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या है कि सोलर रेडिएशन में जो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है उसका पार्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है उनको, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कल्पना कर सकते हैं कि वायुमंडल ओजोन की अनुपस्थिति हमारे, ठीक है, यहाँ पे मतलब कहने का मतलब यदि ओजोन अनअवेलेबल होती यानी ओजोन लेयर नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जल वाष्प। अब जल वाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनशील गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाते हैं तो जल वाष्प जो ह्यूमिडिटी है वो कम होती जाती है। गर्म तथा आर्द्र उष्ण कटिबंध में ये हवा के आयतन का 4% होती है, जबकि दूरों जैसे ठंडे तथा रेगिस्तानों जैसे शुष्क में ये हवा के आयतन का 1% से भाग से भी कम होती है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है, समझने लायक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। यदि पूछा नहीं तो पूछेंगे, नहीं तो ये जो यूजीसी नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं इनमें ये फेवरेट होता है, यानी जो अप्लाइड बेस्ड चीजें होती है वो एग्जाम में पूछी जाती है, हायर लेवल के एग्जाम होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो गर्म और आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर
हवा के आयतन का 4% जल वाष्प होता है। वहीं पर जो शुष्क प्रदेश होते हैं और जो ठंडे ध्रुवीय प्रदेश होते हैं वहां पे हवा का 1% होता है आयतन। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। विश्व वर्ष से ध्रुवों की तरफ जल वाष्प की मात्रा कम हो जाती है और सूर्य से निकलने वाले ताप ताप के कुछ भाग को अवशोषित करती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है। यानी सूर्य से निकलने वाले जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उनको तो अवशोषित करती है, और जो पृथ्वी से निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है यानी स्टोर करती है। ठीक है, उसी प्रकार से इस प्रकार ये एक कंबल की तरह कार्य करती है तथा पृथ्वी को न तो अधिक गर्म होने तथा न ही अधिक ठंडा होने देती है। तो जल वाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम आगे जो नेक्स्ट पोर्शन होगा उसमें साइक्लोन पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो जो साइक्लोन है वो टेम्परेचर और उसके बाद में जो इवोपोरेशन है, इवोपोरेशन क्या है, जल वाष्प का ही एक प्रकार है, यानी जो भाप बनती है महासागरों से, जल जो वाष्पीकरण होता है वो जल वाष्प का एक तो पार्ट है। ठीक है, तो इस वजह से ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्षेत्र क्रिएट करता है। यदि जल वाष्प कम होगा तो वहाँ पे लो प्रेशर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा अभी 1% होता है शुष्क मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, शुष्क जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं। उसी प्रकार से जो एवरेज क्या बोलते हैं गर्म और जो आदर्श क्षेत्र है वहां पर हवा का 4% होता है। ठीक है, तो ये जो विंड की वेरिएबिलिटी है वो जल वाष्प पर भी डिपेंड करती है। उसी प्रकार से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि धूलकण। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो धूलकण है। वायुमंडल में छोटे छोटे कण है जो कणों को भी रखने की क्षमता होती है, यानी जो वायुमंडल है हमारा उसमें छोटे छोटे कण होते हैं। ये कण विभिन्न स्रोतों जैसे समुद्री नमक हो गया, महीन मिट्टी हो गया, धूल की कालिक हो गई, राख हो गई, धूल उल्काओं के टूटे हुए कण निकलते हैं। ठीक है, तो जैसे हम आग जलाते हैं तो कुछ हमें जो धुएं के साथ में ऊपर जाता हुआ पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, तो ये वायुमंडल में जाकर डस्ट पार्टिकल के रूप में धूल कण के रूप में जम जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो पृथ्वी की सतह है इस पे लगभग डेली बेसिस पे लगभग लार्ज क्वांटिटी पे जो अंतरिक्ष है वहां से जो डस्ट पार्टिकल है वो भी आते हैं पृथ्वी की एटमॉस्फेयर में। ठीक है, धूलकण प्राय वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनीय वायु प्रवाह इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जा सकता है। यानी जो कन्वेक्शनल एयर फ्लो है वो इनको काफी ऊंचाई तक ले जाता है वायुमंडल में। धूल का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है, जो विषुवत और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ पर अधिक मात्रा में है। यानी फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए, यहाँ पे पृथ्वी का डायग्राम नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे इसको पृथ्वी मान लेते हैं, इसको नहीं, यहाँ पे मान लेते हैं ये पृथ्वी है। ठीक है, अब ये पृथ्वी है। ठीक है, अब तो यहाँ पे विषुवत रेखा है और यहाँ पे जो कर्क रेखा और मकर रेखा है। तो धूल के कण है जो इस वाले क्षेत्र में ज्यादा है। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में ज्यादा है एज कम्पेयर टू विषुवत रेखा और ध्रुवों के। ठीक है, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी, एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट बेस्ट पूछ सकते हैं। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्रों की तरह कार्य करते हैं, जिनके चारों ओर जल वाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करते हैं, यानी बादल निर्मित होते हैं। यानी जो वायुमंडल में डस्ट पार्टिकल होते हैं उनके आसपास क्या होता है, उसके आसपास जो जल वाष्प है यानी जो इवोपोरेशन होता है वो बाद में वायुमंडल में जाके इन डस्ट पार्टिकल के चारों ओर जमता है, और जब इनका आयतन डेंसिटी बढ़ जाती है तो वो बारिश के रूप में नीचे गिरने लगता है। ठीक है, तो बेसिकली यही है इनका कॉन्सेप्ट बेसिक। अब नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है वायुमंडल की संरचना। ठीक है, अब वायुमंडल का अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाले विभिन्न परतों से बना है, यानी अलग अलग परतें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सौभ सीमा है। ठीक है, सौभ मंडल है, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य वायुमंडल है। पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ में ये घटता जाता है। बेसिक चीज है। तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 स्तरों में बांटा जा सकता है। यानी जो वायुमंडल को क्लासीफाई किया है 5 लेयर में, वो टेम्परेचर के आधार पर किया है। सौभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, पहले है सौभ मंडल। वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है, यानी ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो लगभग जीरो से लेके यानी पृथ्वी की सतह से लेके 10-11 किलोमीटर के आसपास। अब इसकी ऊंचाई है जो वेरी करती है, जैसे इसकी ऊंचाई सतह से 13 किलोमीटर है, ये ध्रुवों के निकट तो 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा है। ठीक है, तो विषुवत रेखा पर जो क्या बोलते हैं सौर मंडल की जो सीमा है वो ऊपरी सीमा वो लगभग 13 किलोमीटर है। ठीक है, वहीं पर इधर ध्रुव है तो ये धीरे धीरे क्या है कि इधर आती है तो इसकी हाइट घट जाती है, तो यहाँ पे ये 8 किलोमीटर बचती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। सौर मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर ये पोर्शन सौर मंडल का है तो यहाँ पे अधिक है, और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इसकी हाइट कम होती जाएगी, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक
संवहन किया जाता है। संवहन का मतलब जो कन्वेक्शनल एयर फ्लो है विषुवत रेखा पर, जो ट्रेड विंड्स है वो यहाँ पे आके टकराती है, और यहाँ पे आके टकराती है तो इनका अपवहन होता है, यानी ऊपर उठती है। तो ये क्या है कि टेम्परेचर और इनकी जो ह्यूमिडिटी है, इनके फोर्स की वजह से वो बहुत हाई ऊंचाई तक जाने की पॉसिबिलिटी रहती है इनकी। इस संस्तर में धूलकण और जलवाष्प मौजूद होते हैं। मौसम में परिवर्तन इसी संस्तर में होते हैं, यानी जो बारिश वगैरह जो सारी एक्टिविटीज होती है, बादल बनना, ये सारे काम इसी में होते हैं। इस प्रकार से जो इस प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता जाता है। जैविक क्रिया के लिए ये महत्वपूर्ण संस्तर है, यानी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन की ग्रोथ हो, बायोडाइवर्सिटी की ग्रोथ हो, इनके लिए ये महत्वपूर्ण है। और एक लाइन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि 165 मीटर की हम, सॉरी, 165 मीटर, 165 मीटर की हाइट पे जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा सौर मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली जो सीमा है उसको सौर सीमा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सौर मंडल है और यहाँ पे समताप मंडल है, इन दोनों के बीच में ये सौर सीमा है यहाँ पर, ठीक है, एक बार यहाँ पे ये सौर सीमा है, ठीक है, ये दोनों को अलग करती है। उसी प्रकार से विषुवत वर्त के ऊपर सौर सीमा में हवा का तापमान है वो -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवों पर -45 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर विषुवत रेखा पर तो जो ऊपरी वायुमंडल का तापमान है वो -80 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी प्रकार से जो ध्रुव है वहां पे कितना होता है, 45 डिग्री सेल्सियस। ये कहाँ पे होता है, विषुवत वर्त के ऊपर सौर सीमा, ठीक है। अब यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो -80 डिग्री सेल्सियस तो होता है सौर सीमा पर, मतलब विषुवत रेखा पर, और -45 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे होता है, ध्रुवों पर, ठीक है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण सौर सीमा कहा जाता है, ठीक है, यानी जो तापमान है, कहने का मतलब यहाँ पे ये पोर्शन दिख रहा है पूरा, कहने का मतलब तापमान यहाँ तो न तो घट रहा है न बढ़ रहा है, ठीक है, इस वजह से इसको स्थिर माना गया है। समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। समताप मंडल का एक महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। ये परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा की तीव्र और हानिकारक तत्वों को बचाती है, यानी जो समताप मंडल है यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है। तो ओजोन लेयर क्या करती है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन के साथ में जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो क्या करती है, जो अवशोषण कर लेती है, कौन करती है, ओजोन परत, ठीक है। और ओजोन परत का जो मेजरमेंट है वो क्या है, यानी जो ओजोन यूनिट है, ओजोन को किस पैरामीटर के आधार पर मापते हैं उसको बोलते हैं डॉप्सन, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं डीबी, ठीक है। तो डॉप्सन है वो ओजोन को मापने का एक क्या बोलते हैं, मेजरमेंट है, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है मध्य मंडल। अब समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। इसके संस्तर की ऊंचाई के साथ में तापमान में कमी होने लगती है, यानी जैसे जैसे हम समताप सीमा है, यानी जो समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में समताप सीमा है। अब समताप सीमा के जस्ट ऊपर जो मध्य मंडल है वहां पे यदि जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ जाते हैं तो वहां पे टेम्परेचर कम होने जाए लगता है, ठीक है, लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर ये तापमान मतलब -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऊपरी परत को मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार इसको वापस देखना है, ठीक है। अब जो मध्य मंडल की ऊपरी सीमा है इसको मध्य सीमा बोलते हैं, मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को। और यहाँ से वापस बाह्य मंडल स्टार्ट हो जाता है। अब बाह्य मंडल के बाद में क्या है कि बाह्य मंडल जैसे ही स्टार्ट हो जाए, मध्य मंडल की सीमा के बाद में जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है, और बहिर्मंडल हमने जो जो फिफ्थ लेयर पढ़ी थी उसके बाद में टेम्परेचर कंटिन्यूस बढ़ता जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आयन मंडल। मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर के बीच में स्थित है। इसमें विद्युत अवशोषित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हमने पहले पढ़ा था सौर मंडल। अब यहाँ पे एक बार वापस देखते हैं इसको, ठीक है, एक बार इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, फिर वापस एक बार रिवीजन कर लेंगे। यानी पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें इस संस्तर के द्वारा वापस पृथ्वी की तरफ लौटा दी जाती है, और यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ में तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर जो बाह्य मंडल है, बाह्य मंडल के ऊपर स्थित है, उसे बहिर्मंडल कहते हैं। यानी जो आयन मंडल के ऊपर जो लेयर स्थित है उसको बहिर्मंडल कहते हैं। और यह सबसे ऊंचा संस्तर है, इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस संस्तर में मौजूद सभी घटक विरल है, क्योंकि जब अब चूंकि भाई हम पृथ्वी की सतह पर रहते हैं तो जो हमारे नजदीक वाला जो एनवायरनमेंट है 8-10 किलोमीटर में, उसका तो हम रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन इतना ऊपर मतलब 400 किलोमीटर हाइट पे जाके रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाती है, यानी जो मौजूदा जो विरल घटक होते हैं वो धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में मिल जाते हैं। यद्यपि वायुमंडल के सभी संस्तर हमें प्रभावित करते हैं, फिर भी भूगोल वेत्ता वायुमंडल के पहले दो संस्तरों का ही अध्ययन करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट है मौसम और जलवायु के तत्व। ताप, हवा, आर्द्रता, बादल, वर्षण वायुमंडल के महत्वपूर्ण तत्व है जो पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। मनुष्य का क्या, मनुष्य और जो नेचुरल है दोनों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इस इनके बारे में हम जो 9th 10th और 11th नंबर चैप्टर है इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जैसे इन जो सोलर इंसोलेशन के बारे में पढ़ेंगे पहले, उसी प्रकार से वायुदाब के बारे में पढ़ेंगे, वर्षण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जलवायु के जो चेंजेस, जो वेरिएबल्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो टेम्परेचर है, उसी प्रकार से एयर प्रेशर है, उसी प्रकार से जो विंड है, विंड की डायरेक्शन क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, उसी प्रकार से जो क्लाउड्स है और प्रेसिपिटेशन है, ये सारे फैक्टर हम जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा वहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार हम वापस रिवीजन करते हैं इसको, ठीक है, जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं और फिर तो जो डायग्राम है नीचे एक बार उनको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सौर मंडल है, ठीक है। सौर मंडल है, सौर मंडल लगभग 10 किलोमीटर की एवरेज हाइट है इसकी, ठीक है। और इस ये ध्रुवों पर तो 13 किलोमीटर है, और जो विषुवत रेखा, सॉरी, ध्रुवों पर तो 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर 13 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, एक इसकी याद रखनी है। उसी प्रकार से जो विषुवत रेखा है वहां पर ऊपरी सौरमंडल के ऊपरी जो जो वायु में तापमान है वो -80 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं पर ध्रुवों पर जो सौर सीमा है वहां पर टेम्परेचर कितना रहता है, -45 डिग्री सेल्सियस। सौर मंडल के बाद में जो लहर आती है वो है समताप मंडल, ठीक है। तो सौर सीमा और सौर सीमा है जो समताप मंडल और जो सौर मंडल है इसको अलग करती है। उसी प्रकार से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है समताप मंडल। अब समताप समताप मंडल की इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। अब समताप मंडल के ऊपर है मध्य मंडल, और जो मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच की लाइन है उसको बोलते हैं समताप मंडल, ठीक है। तो समताप मंडल की एवरेज हाइट क्या है, ये आपकी 10 से लेके 50 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे बीच में ओजोन परत पाई जाती है जो लगभग 25 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, ठीक है। और सप्ताह मंडल की कोई इंपॉर्टेंट बात पड़ी नहीं। उसके बाद में समताप मंडल के बाद में है मध्य मंडल, ठीक है। अब मध्य मंडल में हमने एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की थी, वो क्या है, आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर में, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे है मध्य मंडल के ठीक ऊपर, यानी जो इसका टेम्परेचर है वो कम होने लगता है, ठीक है। ये टेम्परेचर इसका कम हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही पड़ी थी। और ये 80 किलोमीटर की हाइट पर है, यानी 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक इसकी हाइट है। और इसका टेम्परेचर जो है जो -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, सो मध्य सीमा पर, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यानी जो मध्य सीमा के आसपास टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस होता जाता है। फिर बाह्य मंडल, यानी जो मध्य मंडल और बाह्य मंडल के बीच में मध्य सीमा है, उसके बाद में टेम्परेचर थोड़ा स्थिर रहता है। और बाद में बाह्य मंडल में जो पांचवी लेयर है बाह्य मंडल, वहाँ पे टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है, ठीक है। तो जो बाह्य मंडल है इसको आयन मंडल भी कहते हैं। और यहाँ पे हमें जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है हमारा, ठीक है, वो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पढ़ा था अभी, ठीक है। जो आयन मंडल है वो क्या करता है, वो विद्युत आवेशित कणों, यहाँ पे विदेश विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, ठीक है। इसलिए वायु जो आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। और पृथ्वी द्वारा भेजी गई जो रेडियो तरंग है इनको ये वापस पृथ्वी पर लौटाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक जो टेम्परेचर का जनरल पैटर्न बनता है इसको एक बार देख लेते हैं। सौर सीमा में टेम्परेचर जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाते हैं तो कम होता है, ठीक है। लगभग ये माइनस कितना चला जाता है, लगभग -58 या 55 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा स्थिर रहता है। उसके बाद में समताप मंडल में जैसे जैसे जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा स्थिर रहता है समताप सीमा पर। और जैसे मध्य मंडल में जाते हैं टेम्परेचर कम होने लग जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ये जनरल प्रिंसिपल है। हमने अभी पढ़ा था ना, 165 मीटर की हाइट पर टेम्परेचर कितना कम होता है, 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। और यदि जैसे हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं तापमान व्युत्क्रमण, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो अब एक बार ये डायग्राम बनाए हुए हैं, ठीक है, डायग्राम हमने ऐड किए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे 0 से 10 किलोमीटर तक क्या है, ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। यहाँ यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर है। 10 से लेके 30 किलोमीटर तक क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है, समताप मंडल है। यहाँ पे हमने 50 किलोमीटर पढ़ा था जनरली, लेकिन ये कभी वेरी करता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो 10 किलोमीटर से लेके, सॉरी, हाँ, दस किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक तो स्ट्रेटोस्फेयर है। और 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है मीजोस्फेयर, ठीक है, मीजोस्फेयर है। उसी प्रकार से जो थर्मोस्फेयर है वो 50 से लेके 400 किलोमीटर के बीच में। एक्सोस्फेयर है वो 400 से एबव है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। अब यहाँ पे एक बार इनके जो एप्लीकेशन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो आपको पहाड़ी दिख रही है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट मान लो इसको। तो अब जैसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। तो ये इमेजिन कीजिए, जैसे हम ऊंचाई पे जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है। जो माउंट एवरेस्ट है उसके ऊपर में बर्फ की चादर जमी हुई रहती है, ग्लेशियर मिलते हैं हमें। और जो ट्रोपोस्फेयर है यहाँ पे
एयर बैलून उड़ते हैं, उसी प्रकार से जो हमारा जो वायुयान है, ठीक है, जो एयर ट्रांसपोर्ट है, वो भी इसी में होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पे जो बादल बनते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये दिखाए हुए हैं, ठीक है, ये बादल बन रहे हैं, ठीक है, हॉट एयर बैलून है, पैसेंजर प्लेन है, ठीक है। उसी प्रकार से जो रेडियो साउंड है वो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में होता है, यानी ये तो है आपका सौर मंडल, ठीक है, ये है आपका समताप मंडल, ठीक है, ये आपका है मध्य मंडल, ठीक है, और ये है आपका थर्मो यानी जो बाह्य मंडल है, ठीक है, वो है। तो यहाँ पे देखो ये जो मेटेरियोट्स हमें दिखते हैं वायुमंडल में वो लगभग कितनी हाइट पे होते हैं। अब हमने पढ़ा था 10 किलोमीटर है ये, 10 के बाद में 50 किलोमीटर ये है। एक बार वापस देखते हैं, सौर मंडल की हाइट कितनी बताई थी, ठीक है, 10 से 13। उसी के बाद में जो समताप मंडल है उसकी हाइट कितनी है, 50 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये 50 है, ठीक है, 50 के बाद में हमने ये 80 किलोमीटर पढ़ा था। जो हमें मेटेरियोट्स दिखते हैं वो पृथ्वी से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास दिखते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा जो सैटेलाइट होते हैं एक्सोस्फीयर में होते हैं, लगभग ये यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत कम होता है, यानी जो 1200 डिग्री, सॉरी, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया जाता है, ठीक है। तो जो स्पेसशिप होती है, ठीक है, जो अंतरिक्ष में हम यान भेजते हैं वो है, उसी प्रकार से जो सैटेलाइट है हमारे, ठीक है। तो ये सारे सैटेलाइट यहाँ पे, जैसे हमारा जो आईआरएस जो सैटेलाइट सिस्टम है ना, वो एक्सोस्फीयर में स्थित है। और जो इनसेट है, ठीक है, इनसेट कहाँ पे, 36,000 किलोमीटर की हाइट पे है, ठीक है। तो वो बहुत और भी ऊंचा है, ठीक है। तो लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो हमने ये देखी है। सबसे पहली है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद में स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद में मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ठीक है, 5 लेयर होती है। और जो ओजोन लेयर होती है वो बेसिकली यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ओजोन लेयर होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसके साथ में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही था। कि मेक श्योर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ में शेयर करें। तो इजी वे में आपके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो लेके आते हैं, ठीक है, डायग्राम के साथ में सारी चीज़ें इंक्लूड है, ठीक है। तो एक बार ये जो गैस का कॉम्पोजिशन है एक बार उसको वापस देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है 78.08%, उसके बाद में ऑक्सीजन है 20.95%, उसी प्रकार से जो आर्गन है वो 0.93% है, उसके बाद में नियोन है, एक्सोन है, ठीक है, उसी प्रकार से हाइड्रोजन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसें पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है। जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो सूर्य ताप से संबंधित है, यानी जो इंसोलेशन है उसके संबंध में है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।